अब जो हमारे पास एक्यूट किडनी का पेशेंट होगा तो उसमें जो रूट्स हैं वो अलग होंगे डायलिसिस के, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अब रूट इसका क्या होगा कि लार्ज बोर होता है या डबल ह्यूमन कैथेटर इंसर्टेड की जाती है कहाँ, क्या लार्ज बोर डबल ह्यूमन कैथेटर इंसर्टेड इनटू, ये आपने लाजमी याद रखना है कहाँ, फेमोरल वेन और इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, ये आपने लाजमी याद रखना है। जो एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट होते हैं जो डायलिसिस पे जाते हैं उनमें डायलिसिस का रूट क्या होता है, ड्यूरेशन तो मैंने आपको बता दिया था, इनिशियली 1 से 2 घंटे लगेंगे। अगर हमें इसमें रिस्क हो सकता है कन्वर्जन का, जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो हम 2 से 3 घंटे, फिर हम इसको 4 से 5 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं। रूट हम क्या इसमें यूज़ होता है कि जो लार्ज बोर होती है या डबल ह्यूमन कैथेटर होती है वो इंसर्ट करते हैं फेमोरल वेन में और इंटरनल जुगुलर वेन में, अवॉइड करेंगे सब क्लेवियन वेन में नहीं लगाएंगे। और अवॉइड कैसे करेंगे, अवॉइड सब क्लेवियन वेन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिस्क हो सकता है थ्रोम्बोसिस का, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, स्टीनोसिस हो सकता है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अब अगर एंटी कोआगुलेशन की बात करें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एंटी कोआगुलेंट की पेशेंट की वो हेपेरिन के साथ की जाती है, ये आपने याद लाजमी रखना है। किसके साथ की जाती है, हेपेरिन के साथ। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू पेशेंट हेपेरिन के साथ की जाती है एंटी कोआगुलेंट के तौर पे। हेपेरिन डोज हम रिड्यूस करेंगे अगर ब्लीडिंग का रिस्क हो, डोज रिड्यूस इफ ब्लीडिंग रिस्क, अगर ब्लीडिंग का रिस्क हो तो हम इसकी डोज रिलीज़ कर देंगे, लेकिन अल्टरनेटिव एजेंट यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव एजेंट्स यूज़। अब वो अल्टरनेटिव एजेंट कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले इपोप्रोस्टिनोल, इपोप्रोस्टिनोल, इससे क्या हो सकता है हमारे पास, कैरी रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन। तो अब तक हमने ये इसके बारे में पढ़ लिया। और आपने मेन चीज़ याद रखनी है कि एंटी कोआगुलेशन किन पेशेंट को नहीं देंगे। एंटी कोआगुलेशन में तो बता दिया कि अगर ब्लीडिंग का रिस्क है तो कम कर देंगे, लेकिन देंगे किसको नहीं, उन पेशेंट को नहीं देंगे जिनमें हम हीमोडायलिसिस शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, नॉट गिवन शॉर्ट टाइम के लिए जिनमें हम हीमोडायलिसिस कर रहे हैं, और वो पेशेंट जिनमें हमारे पास कोआगुलोपैथी हो, पेशेंट विद यानी एबनॉर्मल क्लोटिंग होती है उसमें हम नहीं देंगे। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। देन हम इसकी कम्प्लिकेशन पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। तो अब इस लेक्चर में मैं आपको हीमोडायलिसिस की कम्प्लिकेशन बताऊंगा क्या हो सकती है। हीमोडायलिसिस की कम्प्लिकेशन में हमारे पास हाइपोटेंशन हो सकती है, लाजमी याद रखनी है, आपने वाइवा में आ सकती हैं। इर्दमियाज हो सकते हैं, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स है तो आप देख लीजिएगा, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है। देन जहाँ पे AVF साइट पे हमारे पास क्या हो सकता है, जहाँ पे हमने एट्रियोवेनस फिस्टुला लगाया था वहाँ पे हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो सकती है, थ्रोम्बोसिस, स्टीनोसिस,
स्टील सिंड्रोम हो सकता है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। कौन सा सिंड्रोम? स्टील सिंड्रोम। देन अब हम जो हीमोडायलिसिस की सेकंड टाइप है हीमोफिल्ट्रेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस भी थी, उसमें हीमोफिल्ट्रेशन है। तो हम हीमोफिल्ट्रेशन प्रिंसिपली यूज़ होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट